अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 15। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो और वो डिफ्लेक्ट हो रहा हो टुवर्ड्स ईस्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, साउथ एंड वेस्ट। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड का जो थंब है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये मिडल फिंगर जो है ये शो कर रहा है करंट फ्लोइंग इन दी वायर, और ये फिंगर जो है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम इस लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखें, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि ये वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये मिडल फिंगर ये शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन, और ये थंब जो है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये फिंगर जो है ये स्ट्रेट अप है, तो ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, यानी स्ट्रेट अप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट अप होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच डिराइव्ड यूनिट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है ये इक्विवेलेंट है टेस्ला के। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड करंट इनटू लेंथ ऑफ वायर। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट्स पुट करें, फोर्स की यूनिट न्यूटन है और करंट की यूनिट एम्पेयर है, लेंथ की यूनिट मीटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है और ये इक्वल है टेस्ला के। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर सेकेंड पर वोल्ट, वोल्ट पर एम्पेयर के। ये कहता है कि इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है और हेनरी इक्वल है इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के बराबर है, तो वो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज इन करंट इन दी प्राइमरी कॉइल चेंज इन टाइम। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। इस इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में। तो यहाँ पे हम यूनिट पुट करते हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ की यूनिट हमें पता है कि ये वोल्ट के बराबर है और टाइम जो है ये सेकेंड है और करंट की यूनिट एम्पेयर है, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इक्वल है हेनरी के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हेन स्पीड एट व्हिच द मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू ए कॉइल इज इंक्रीज्ड, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीजेस, रिमेन सेम, डिक्रीजेस, गोज टू 0। ये कहता है कि अगर मैग्नेट है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी स्पीड हम इंक्रीज करें, तो स्पीड की इंक्रीज होने से इंड्यूस वोल्टेज इंक्रीज होगा या सेम रहेगा या डिक्रीज या 0 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे इंड्यूस ईएमएफ तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि इंड्यूस वोल्टेज जो है ये स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। अगर हम मैग्नेट की स्पीड को ज्यादा करें, इंक्रीज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा चेंजेस आते हैं, एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, इंक्रीजेस। मैग्नेट की स्पीड की इंक्रीज होने से इंड्यूस वोल्टेज इंक्रीज होता है। एमसीक्यूज नंबर 5 कहता है कि स्लिप रिंग्स आर पार्ट ऑफ
डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड मैग्नेट। स्लिप रिंग्स जो है इन चारों में से कौन सी इंस्ट्रूमेंट की पार्ट्स है, उसका हिस्सा है। तो दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे एसी जनरेटर, वहां पे हमने स्लिप रिंग्स का यूज किया था, इस्तेमाल किया था। तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स इस्तेमाल होते हैं। डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल होते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 कहता है कि ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर बोथ डीसी एंड एसी वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेजेस एंड फार्मिंग। तो दोस्तों एसी ट्रांसफार्मर जो है वो हम यूज करते हैं एसी वोल्टेजेस के लिए, क्योंकि एसी वोल्टेज में पोलैरिटी चेंज होती है, करंट चेंज होता है। तो जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर एसी वोल्टेजेस। एमसीक्यूज नंबर 7 जो है ये कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस पावर, एनर्जी, वोल्टेज एंड करंट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को इंक्रीज करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है, वोल्टेज या करंट को। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो वोल्टेज है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोवेव ओवन जो है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, क्योंकि 220 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होता है, वोल्टेज 220 वोल्ट से माइक्रोवेव ओवन में ज़्यादा चाहिए होता है। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, 220 से बढ़ा लेता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 8 कहता है कि सर्टेन ट्रांसफार्मर हैज ए प्राइमरी वाइंडिंग विद 500 टर्न्स एंड ए सेकेंडरी वाइंडिंग विद 250 टर्न्स। द टर्न्स रेशियो इज 0.5 to 250 750। ये कहता है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी टर्न्स जो है यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एस से, ये इक्वल है 500 टर्न्स के बराबर है। और सेकेंडरी जो है एन एस, ये प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है। सेकेंडरी जो है ये इक्वल है 250 टर्न्स के। तो इनके दरमियान रेशो किस चीज़ के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, इट इज़ द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। एन एस की वैल्यू 250 टर्न्स है और एन पी की वैल्यू 500 टर्न्स है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.5 टर्न्स। तो इनके दरमियान रेशो 0.5 टर्न्स है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। एमसीक्यूज नंबर 9 कहता है कि इफ द टर्न रेशियो इज 5, the secondary voltage is greater than the primary voltage by factor of 0.2, 0.5, 2.5 and 5। ये कहता है कि अगर एक ट्रांसफार्मर है उसके दरमियान नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो 500 है, यानी हमें पता है कि रेशो एन एस डिवाइडेड बाई एन पी ये इक्वल है 5 के, और सेकेंडरी वोल्टेज जो है ये ज्यादा है प्राइमरी वोल्टेज से। तो प्राइमरी वोल्टेज से कितने फैक्टर ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है। तो दोस्तों हमें पता है कि एक इक्वेशन है कि एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इट इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान अगर रेशो ले लें तो वो रेशो इक्वल है सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के दरमियान रेशो के। तो अगर एन एस बाई एन पी 5 के बराबर है तो वी एस बाई वी पी ये भी 5 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि वी एस इज इक्वल टू 5 वी पी। तो इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 5 टाइम्स प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे वीपी के साथ 5 लगाए तो तब ये वी एस के बराबर है। अगर हम 5 ना लगाए तो ये वी एस के बराबर नहीं हो सकता इस इक्वेशन के बराबर। तो लिहाजा सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से 5 फैक्टर ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। दिस इज समथिंग अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 15। थैंक यू।